बच्चों, कल मैंने आपको पाठ जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ाया था, जिसमें श्वसन के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई थी कि श्वसन क्या है। श्वसन केवल सांस लेना नहीं है, बल्कि सांस लेने के साथ साथ जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाती है तो जो भोजन का दहन होता है, भोजन जब जलता है तो वो भी आपकी श्वसन क्रिया में ही आता है। इसके बाद हम मानव का श्वसन तंत्र, मानव यानी मनुष्य जब सांस लेता है तो कौन कौन से अंग उसमें कार्य करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला अंग है नासाद्वार। नासाद्वार मतलब नाक का छिद्र, ये नासाद्वार होता है। इसके बाद आता है नासागुहा, यानी छिद्रों से अंदर चलेंगे तो इसे बोलेंगे हम नासागुहा। इसके बाद ग्रसनी, नाक से जो नासागुहा है वो ग्रसनी में खुलती है, जो फूड पाइप है जहाँ से भोजन भी जाता है, वहाँ से वायु के लिए भी रास्ता है। फिर उसके बाद श्वसन नली, श्वसन नली है जो दो भागों में बढ़ जाती है, जिससे फेफड़े जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? फेफड़े जुड़े होते हैं। तो बच्चों, फेफड़े हैं, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इसमें दिखाना चाहूँगा आपको। ये मनुष्य का एक चित्र है। इसमें ये नाक है, नाक में जो छिद्र होते हैं उन्हें हम नासाद्वार कहते हैं। द्वार मतलब दरवाजे। फिर उसके बाद ये नासागुहा है। नासागुहा में छोटे छोटे बाल होते हैं, बाहर की तरफ बड़े बड़े तो दिखाई देते हैं कभी कभी। ये धूल कणों को जाने से रोकते हैं। और इस नासागुहा में इसकी जो दीवार है, नासागुहा की जो दीवार है, इसमें चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है, श्लेष्म पदार्थ जो धूल कणों को चिपका लेता है, ताकि फेफड़ों में धूल कण ना जाए, वरना बच्चों बहुत खतरनाक बीमारियां हमें हो सकती हैं। इसके बाद ये ग्रसनी है, और ग्रसनी के बाद यहाँ पर ये श्वास नली होती है, जो दो भागों में दो गुब्बारे के समान संरचनाएं होती है, जिन्हें फेफड़े कहते हैं, उनसे जुड़ी होती है। तो ये था हमारा श्वसन तंत्र। अब ये कार्य कैसे करता है, कैसे वायु अंदर जाती है और बाहर आती है, इसे कहते हैं श्वसन परिक्रिया। श्वसन की परिक्रिया में क्या होता है बच्चों? ये जो फेफड़े होते हैं ये एक गुहा में बंद होते हैं। सीने के अंदर एक कमरे की भांति एक संरचना होती है, उसके अंदर दो फेफड़े हैं, और एक नीचे एक डायफ्राम लगा होता है, इसे डायफ्राम कहते हैं। जब ये नीचे की ओर खिंचता है डायफ्राम, तो नाक के द्वारा वायु फेफड़ों में भर जाती है, और जब पसली अंदर की ओर सिकुड़ती है तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है और वायु बाहर आ जाती है। मैंने लिखा भी है, देख लेंगे अच्छे से, कि फेफड़े वक्ष गुहा में होते हैं। गुहा का मतलब एक तरीके से कमरा है, जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायफ्राम होती है। डायफ्राम अंतः श्वसन में नीचे की ओर गति करती है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में आ जाती है आगे। और जब बाहर निकालेंगे उसे उच्च श्वसन कहते हैं, में पसलियां अंदर की ओर गति करती है, डायफ्राम पहले वाली स्थिति में आ जाता है और फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है। और ये तो आप भली भांति जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े अवशोषित कर लेते हैं, और जब सांस बाहर फेंकते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। और इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित बातें मैंने बताई थी। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन सारी कोशिकाओं में रक्त के द्वारा भेज दी जाती है, और वहाँ कोशिकाओं में जो भोजन होता है उसका दहन होता है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। और दहन होने के बाद भोजन का जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो वापस रक्त में घुलकर फेफड़ों में आती है और हम बाहर
निकाल देते हैं। इसके बाद कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं वो मुंह से भी सांस लेने लग जाते हैं, यानी हाफने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेहनत कर रहे होते हैं उन्हें ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो फिर ज़्यादा भोजन का दहन होगा, और जब ज़्यादा भोजन का दहन होगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो नाक के साथ साथ वो मुंह से भी जल्दी जल्दी ऑक्सीजन लेना या वायु लेना शुरू कर देते हैं, जिससे ज़्यादा भोजन का दहन हो और उन्हें ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त हो। बच्चों, एक बात और बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ पर जो श्वास नली है, ये यहाँ पर एक ढक्कन होता है कि वायु फेफड़ों में जाए और खाना सीधा नीचे आमाशय में जाए। आमाशय होता है ना यहाँ पर, तो उसके लिए एक ढक्कन होता है यहाँ पर कि जब हम सांस लेते हैं तो ढक्कन खुल जाता है और वायु चली जाती है फेफड़ों में, और जब खाना आता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और फिर खाना सीधे आपका आमाशय में पहुँच जाता है। उसे घाटी ढापन कहते हैं, जो फेफड़ों में द्वार को बंद कर देता है और भोजन निकल जाता है। और जब भोजन निकल जाता है तो वो सांस लेने के लिए द्वार खुल जाता है और वायु फेफड़ों में चली जाती है। इस प्रकार बच्चों, श्वसन में कौन कौन से अनुप्रयोग होते हैं, किस प्रकार श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन जब अंदर आ जाती है भोजन का दहन होता है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों, जो कल पढ़ाया था इसको भी उससे आप जोड़िए। जब एक पार्ट कई वीडियो में बनाया जाता है तो फिर पहली दूसरी वीडियो को एक साथ देखें। अगर वो पार्ट 3 वीडियो का है तो 3 वीडियो को ही एक साथ देखें, पहले पहली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ऐसा नहीं है कि पहली वाली वीडियो अगर पहले पार्ट वीडियो से ना देखें, जब आप उसको देखोगे उससे जुड़ा हुआ पार्ट है तो फिर जो बातें समझाई जा रही हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। और यदि आप इसी वीडियो को देख लोगे तो पीछे वाले वीडियो को नहीं देखोगे तो फिर उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, और अगर आप उससे देख लोगे तो ये उसके साथ जुड़ जाएगा और फिर आपको आसानी से सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और पेपरों में प्रश्नों के उत्तर हल करने में भी आपको बहुत आसानी हो। तो इसलिए जो मैं बताता हूँ कि अगर पार्ट 2 वीडियो में है तो दोनों वीडियो एक साथ देखें, 3 वीडियो में है तो तीनों वीडियो एक साथ देखें और उन्हें बार बार देखें। तो ये जो मैंने लिखा है ये श्वसन की प्रक्रिया है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे घर पर बनाने का अभ्यास करें। किताब में मैं दिखा देता हूँ आपको फेफड़ों का चित्र, चाहे तो आप फेफड़ों को अच्छे से जैसे मैंने बनाया वैसे बना लें, या इस चित्र पर अगर फोकस हो सकता है तो इस चित्र को आप देख लें और अच्छे से इसमें से देखकर भी आप बना सकते हैं। इस चित्र पर एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग सभी और चित्र को अच्छे से देख लें। अगर मैंने अच्छे से नहीं बनाया है तो आप अच्छे से इसको बना लें। यह आपके सामने फेफड़े, नली, श्वास नली, ग्रसनी, नासागुहा, नासाद्वार सब के बारे में इसने बताया है। इसको अभ्यास करें घर पर बनाने का। तो बच्चों, इस प्रकार आप घर पर प्रैक्टिस करते रहें लिखने की, चित्र बनाने की रोज। और अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, अभी हमने श्वसन को अच्छे तरीके से जाना कि क्या होता है। अब हम श्वसन को 2 भागों में बांटते हैं, एक श्वासोच्छ्वास, दूसरा श्वसन। श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास का सिर्फ 2 कार्य हैं, वायु अंदर लेना और बाहर फेंकना। ये श्वासोच्छ्वास में आता है। और श्वासोच्छ्वास में मुख्य रूप से हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। और श्वसन में क्या होता है? श्वसन में जो ऑक्सीजन हमने ली उससे भोजन का दहन होता है और भोजन के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये श्वसन में होता है। उसके बाद श्वसन जो होता है ये कोशिकाओं के बाहर होता है। श्वसन क्रिया तो नाक से होती है और फेफड़ों से होती है, कोशिकाएं इसमें कोई भाग नहीं लेती। लेकिन
जो श्वसन होता है वो कोशिकाओं के अंदर होता है, क्योंकि भोजन कोशिकाओं के अंदर आता है। छोटी आंत से मैंने बताया था अवशोषित होकर सारी कोशिकाओं में रक्त के द्वारा, रुधिर के द्वारा, ब्लड खून के द्वारा वो फैल जाता है और फिर सारी कोशिकाओं में पहुंच जाता है। और फिर सारी कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन मिलती है रक्त के ही द्वारा, तो फिर भोजन का दहन होता है, वो कोशिकाओं के अंदर ही होता है। श्वसन, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसमें हमें कार्य करना पड़ता है और इसमें ऊर्जा खर्च होती है। और दहन में जब भोजन चलता है तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बच्चों, इस प्रकार श्वासोच्छ्वास और श्वसन दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं और दोनों में क्या अंतर है मैंने आपको बताया। इसके बाद मनुष्य में श्वसन आपने समझा। जीव तो बहुत सारे हैं, वो भी श्वसन करते हैं किसी न किसी प्रकार से, लेकिन सभी में श्वसन मनुष्य की तरह नहीं होता। कुछ जंतुओं में श्वसन अंग, श्वसन करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे मछली या जो जलीय जंतु होते हैं उनमें फेफड़े नहीं होते, उनमें क्लोम या गिल्स होते हैं जिनमें वो पानी भर लेते हैं और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले लेते हैं और बाकी पानी बाहर निकाल देते हैं। अगर आपने मछली देखी होगी तो मछली के मुंह से बुलबुले आपको निकलते दिखाई देते हैं। वो उसका यही कारण है कि वो पहले पानी को मुंह से पी लेती है और पानी गिल्स में पहुंच जाते हैं या क्लोम में पहुंच जाते हैं, क्लोम भी कहते हैं, गलफड़े भी कहते हैं, उनमें पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ से ऑक्सीजन अवशोषित हो जाती है और बाकी पानी मछली मुंह से बुलबुलों के रूप में आपके सामने बाहर निकालती रहती है। तो इस प्रकार मछली के बारे में जाना। कॉकरोच जो होता है उसके पीछे वाले हिस्से में त्वचा में छिद्र होते हैं जिन्हें हम श्वास रंध्र कहते हैं, यानी श्वसन के लिए जो छिद्र हैं श्वास रंध्र, उनसे वो वायु लेता है और अपने भोजन के दहन के लिए प्रयोग करता है। एक कोशिकीय जीव जिनमें एक ही कोशिका होती है, जिनमें श्वसन अंग होते ही नहीं है, वो किस प्रकार अमीबा है, पैरामीशियम है, वो विसरण के द्वारा, विसरण आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, विसरण के द्वारा वो श्वसन क्रिया करते हैं। पौधों में भी श्वसन होता है। आपने अक्सर सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पेड़ों के नीचे रात में मत सोया करो क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ऐसे ही पौधे भी करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है दिन में तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, तब तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते रहते हैं लेकिन और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। इसीलिए रात्रि में नहीं सोना चाहिए पेड़ के नीचे। लेकिन बच्चों, कुछ पेड़ जैसे पीपल ये ऐसे पेड़ हैं जो दिन रात ऑक्सीजन देते हैं, बहुत अच्छे पेड़ हैं। तो हमें ऐसे पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए जो दिन रात ऑक्सीजन दे। अभी कुछ समय पहले वायु प्रदूषण को लेकर बहुत बातें चल रही थी, छुट्टियाँ भी पड़ी स्कूल की, एकदम कोहरा या धुंध छा गया था, आपने देखा होगा। 2-2, 4-4 दिन स्कूल बंद रहे। प्रदूषण बढ़ रहा है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, सांस से संबंधित बीमारियाँ हो रही हैं। वायु को स्वच्छ कैसे किया जाए? सिर्फ एक बहुत आसान तरीका है, वृक्ष लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए। अपने घर पे छोटे छोटे पौधे लगाइए गमलों में, ताकि आपके घर की जो वायु है वो शुद्ध रहे। घर के अंदर लगाए हुए पौधे सप्ताह में एक बार उन्हें धूप भी दिखाइए। और कुछ ऐसे पौधे आते हैं जो अंदर ही रहते हैं और उन्हें धूप दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आपके घर के अंदर की जो वायु है उसका वो शोधन करते हैं। तो वायु को शुद्ध करने के लिए वृक्षों से, पेड़ों से अच्छा कोई यंत्र नहीं है, प्राकृतिक यंत्र है, कोई खर्चा नहीं है। और आपके लिए जीवन भर इतनी कीमती ऑक्सीजन देते हैं, अगर उसकी कीमत लगाओगे तो शायद लाखों करोड़ों रुपए में बैठेगी। और तरीका कितना आसान है, तो इनको प्रयोग कीजिए अपने घर पर और वायु को स्वच्छ कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं आपके जीवन के लिए और कुछ ना सही तो कम से कम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शुद्ध वायु। इसलिए अपने जीवन को बचाइए, वृक्ष उगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। रेस्पिरेटरी चैप्टर यहीं समाप्त हो जाता है। आज
इतना ही। स्वस्थ रहिए, अपने आसपास स्वच्छता रखिए, वृक्षारोपण कीजिए, कोरोना से बचकर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।